दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको रियासत बहावलपुर के नवाबों के हरम के बारे में बताएंगे कि आखिर ये हरम तारीख़ में इतना मशहूर क्यों है और इस हरम में औरतों के साथ बदतरीन सलूक क्यों किया जाता था। इस हरम में मौजूद औरतों को सारी उम्र घर से बाहर निकलने की इजाज़त क्यों न थी। हरम के अंदर ज़िंदगी कैसे गुजारी जाती थी, हरम की मलका कौन थी और ये हरम के तमाम इंतज़ामात कैसे चलाती थी। वो कौन सा नवाब था जिसने 100 से ज़ायद शादियाँ कर रखी थी। 4 से ज़ायद बीवियों को तलाक देकर इन्हें हरम में क्यों कैद किया जाता था। आज की वीडियो में हम इन्हीं तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। रियासत बहावलपुर हिंदुस्तान की 565 नीम खुद मुख्तार रियासतों में से 7वें नंबर पर थी, जिसका रकबा 45,588 मुरबा किलोमीटर था। इसकी बुनियाद अब्बासी दाऊद पोत्रों के एक सरदार नवाब सादक खान अव्वल ने 1733 में किला दरावड़ रावल अखी सिंह से छीन कर रखी। बहावलपुर वो पहली रियासत थी जो तकसीम के बाद सबसे पहले 5 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान में शामिल हुई। रियासत का सरबराह नवाब कहलाता था। पाकिस्तान में शामिल होने तक इसके 12 नवाब गुजरे हैं। बहावलपुर के 2 मुमताज़ मुहक्किकीन प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर और प्रोफेसर डॉक्टर आफ्ताब हुसैन गिलानी की एक मुश्तरका किताब खित्ता बहावलपुर का मुख्तसर जोग्राफियाई, तारीख़ी, इंतज़ामी और सकाफ़ती जायज़ा में रियासत के बारे में तफसीली मालूमात दी गई है, जिनमें से एक बाब हरम सराय सुल्तानी का भी है। इसमें नवाबों की बीवियों और कनीज़ों के बारे में मालूमात शामिल हैं। कसरत अज़दवाज दुनिया के अक्सर हुक्मरानों की मुश्तरका खासियत रही है। तारीख़ से पता चलता है कि पुराने बादशाहों में से ऐसे भी गुजरे हैं जिनके हरम में सैकड़ों बीवियाँ और कनीज़ें हुआ करती थी। आज के दौर में भी अफ्रीकी मुल्क कैमरून की एक रियासत मारवा के बादशाह बकर यरीमा बाबा की 100 बीवियाँ हैं। रियासत बहावलपुर का शुमार हिंदुस्तान की खुशहाल रियासतों में होता है, जिसका अंदाज़ा इसके आलीशान महलों को देखकर होता है, जिनमें सादकगढ़, गुलजार महल, नूर महल और दरबार महल शामिल हैं, जिनकी मिसाल पंजाब, सिंध और राजपूताना रियासतों में नहीं मिलती। रियासत के 10वें नवाब सादक खान राबे का दौरे हुकूमत 1866 से 1899 तक मुहित है। इसकी 100 बीवियाँ थीं। 11वें नवाब बहावल खान ने तो अपने पेशरो तमाम नवाबों को मात दे दी और बीवियों की तादाद 100 से भी बढ़ा ले गए। इनमें से 4 ख़ानदानी, 2 एंग्लो इंडियन, 1 अंग्रेज़ और 1 इराकी खातून थी। कहा जाता है कि इनकी एक बीवी निचली ज़ात की हिंदू ज़ोहरा कटानी थी, जिससे इन्हें इश्क हो गया था। इससे इनके 2 बेटे हुए थे, जो इन्होंने दरगाह ख्वाजा गुलाम फरीद की खिदमत गुजारी पर मामूर कर दिए थे। नवाब के हरम की हिफाजत के इस कदर गैर मामूली इंतज़ामात किए जाते थे कि वहाँ चिड़िया तक पर नहीं मार सकती थी। कड़े पैरे की खातिर एक दोहरी फसील कायम की गई थी, जिसके दाखिली दरवाज़े की चौकीदारी पर पोरबिया नामी एक हिंदू मुहाफ़िज़ तैनात थी। डेवड़ी पर दरबानी डेर और महर कबीले के ज़िम्मे थी। हरम सरा की दीगर खिदमात पर ख्वाजा सरा तैनात थे। हरम सरा में मर्दों का दाखिला ममनू था और नवाब के हकीकी बेटों को भी 8 साल की उम्र में हरम से बाहर मुंतकिल कर दिया जाता था। रियासत के नवाबों के यहाँ मनकूहा बीवियों के अलावा ज़र खरीद लोंडियों, मफतूआ और बागी सरदारों की बेटियों और ज़ेर अताब मकतूल अमरा की बीवियों और बेटियों को हरम में शामिल करने का दस्तूर था। निकाह में बैक वक्त सिर्फ 4 बीवियाँ ही रखी जाती थीं। बाकियों को बारी बारी तलाक दे दी जाती थी, मगर इन्हें निकाह सानी करने और महल से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। वो बाकी ज़िंदगी हरम सराय में ही गुजारने की पाबंद थी। हरम सरा की ख़वातीन पर तरह तरह की नारवा पाबंदियाँ आयद थीं। साल में एक बार मैके जाने के लिए भी इन्हें बाकायदा इजाज़त तलब करनी पड़ती थी। इस दौरान इन्हें सरकारी मुहाफ़िज़ों की निगरानी में भेजा जाता था। ख़वातीन के मर्द रिश्तेदारों में सिर्फ वालिद और भइयों को हरम सरा से मुतसिल डेवड़ी में मुलाकात की इजाज़त थी। अमीरान बहावलपुर के हरम सरा में रेडियो, अखबार, रिसाला, इंसानी तस्वीर, नर जानवर और मुर्गों तक का दाखिला ममनू था। हत्ता के बाद सब्ज़ियों और फलों को भी काट कर अंदर भिजवाया जाता था। नवाब की बहनें, बेटियां और बीवियां जब कारों में सफ़र करती तो गाड़ियां रंगदार शीशों वाली इस्तेमाल की जाती। मज़ीद ये कि शीशों के अंदर दोहरा पर्दा लगाया जाता। कार के अगले हिस्से पर भी हाकी पर्दा लगाया जाता, ताकि रियाया को पता चले कि बापर्दा ख़वातीन गुज़र रही हैं और वो कार को देखते ही अपनी पुश्त कार की तरफ करके खड़े हो जाएं।
خود نواب صاحب جب اپنی انگریزی بیوی کے ساتھ باہر نکلتے تب بھی اسی ضابطے پر عمل کیا جاتا۔ اس سے ذرا سی خلاف ورزی بھی شاہی عتاب کا پیش خیمہ بن سکتی تھی۔ اگر حرم سرائے کی کوئی خاتون بیمار ہو جاتی تو اسے حکیم کے پاس نہیں لے جایا جاتا، بلکہ صرف مرض کی علامات بتا کر نسخہ لکھوایا جاتا تھا۔ حرم سرا میں نواب کی بیگمات، ان کی بیٹیوں، والدہ، دادی اور دیگر رشتہ دار خواتین کو مراتب کے مطابق گھر مہیا کیے جاتے تھے، جہاں انہیں زندگی کی تمام سہولیات میسر تھی۔ حرم سرا اپنی خوبصورت عمارات، وسیع و عریض سبزہ زاروں، باغیچوں، تالابوں اور آرائش و زیبائش کے حوالے سے کسی جنت سے کم نہ تھا۔ ہر خاتون کا الگ سے وظیفہ مقرر تھا۔ خدمت کے لیے سینکڑوں ملازمائیں تعینات تھیں۔ ان خدمت داروں پر ایک عہدہ دار خاتون مقرر تھی، جبکہ ڈیوڑی سے رابطے کے لیے ایک معمر خاتون موت برائے خاص کے نام سے متعین ہوتی تھی۔ تاہم حرم سرا کے تمام اندرونی معاملات پر حکمانہ اختیارات نواب کی والدہ یا دادی کو حاصل ہوتے تھے۔ نواب صادق خان کی دادی اپنے محل میں دربار لگاتی تھی، جہاں حرم سرا کی خواتین، اراکین سلطنت کی بیگمات اور ملازمائیں روزانہ حاضر ہوتی۔ ان کے محل پر ریاست کا جھنڈا لہرایا جاتا اور وہ حرم سرا کے انتظامات کے حوالے سے احکامات جاری کرتی۔ اس موقع پر حاجت مند خواتین کی بھی مدد کی جاتی۔ خواتین کو رقص اور موسیقی کی اجازت تھی اور مہمان خواتین کی تواضع کھانوں اور مشروبات سے کی جاتی تھی، لیکن ان تمام سہولیات کے باوجود انہیں محل میں گٹ گٹ کر مرنا ہی ہوتا تھا، کیونکہ محل سے باہر کی زندگی کے دروازے ان پر قطعی بند تھے۔ سب سے بڑھ کر جو ظلم بہاولپور کے نوابوں نے روا رکھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے شروع سے ہی اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو شادی کے فطری، شرعی اور قانونی حق سے محروم رکھنے کی روایت قائم کی، جس کی ایک توجہ وہ یہ بیان کرتے تھے کہ وہ کسی بھی شخص کو اپنا داماد یا بہنوئی کلوانا اپنے وقار کے منافی سمجھتے تھے۔ اس کبھی روایت کا خاتمہ ریاست کے آخری نواب صادق محمد خان کے سر ہے۔ انہوں نے اس غیر شرعی روایت سے رجوع کیا اور سب سے پہلے اپنی حقیقی بہن شہزادی مہر الہی کا نکاح اپنے چچا زاد بھائی محمد متعصم باللہ عباسی سے کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی تمام بیٹیوں کی شادیاں کیں۔ انہوں نے حرم سرا میں اصلاحات بھی متعارف کروائیں، جن میں خواتین حرم کو تفریحی سہولیات کی فراہمی اور شہزادیوں کی تعلیم و تربیت شامل تھی۔ علاوہ ازیں انہوں نے اپنی 4 سے زائد متعلقہ بیویوں کو مہر کی ادائیگی اور زرعی اراضی تفویض کرنے کے ساتھ ساتھ آزادانہ زندگی گزارنے اور نکاح ثانی کی اجازت بھی دے دی۔ یہ الگ بات ہے کہ ان میں سے بیشتر بیگمات نے اس نظام کی دیرینہ روایات کی پاسداری کرتے ہوئے حرم شاہی سے علیحدگی کو اپنی عزت اور وقار کے منافی سمجھا۔ اس کی ایک مثال رکھو بی بی کی ہے، جو اپنی وفات 1993 تک محل میں ہی مقیم رہی اور حرم سرا سے باہر قدم نہ رکھا۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔